सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमिका जिनस में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे, वैसे मुझे जो न्यू है चैनल पे मैं उनको बता दूं कि मैं एडवोकेट राहुल मुंगलिया हूं। मैंने अपनी BL-LLB कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से की है। और चलिए इस वीडियो में आपका ज़्यादा समय मैं बेफालतू की बातों पे नहीं लूँगा, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को शुरू करते हैं। अगर आप एविडेंस रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमिका जिनस, तो आज की इस वीडियो में सर हेनरी मेन, जो कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बहुत ही और शुरू करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जिसको हमने सेक्शन 4 ऑफ JJ एक्ट में बनाया है। ठीक है, According to the division of power, the subject of administration of criminal justice has been included in the state list 2 Schedule 7 of Indian Constitution। इसका मतलब है कि डिवीजन ऑफ पावर का जब हम कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो जो क्रिमिनल जस्टिस का जो टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, वो शेड्यूल 2 में आता है, शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है। देयरफॉर स्टेट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को स्थापित कर सकती है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको सभी को आई थिंक। बोर्ड के पास क्या पावर होती है? बोर्ड अपनी पावर और जो फंक्शन है वो डिस्चार्ज करते हैं, किसके संदर्भ में करते हैं? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये जो टर्म है इसको आप याद रखें, सेक्शन 2 क्लॉज 13 एंड चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। एक और ऐसी टर्म आती है 2 क्लॉज 12 में और एक आती है 2 क्लॉज 14 में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, और इन केस अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो आप पॉज करके सुन सकते हैं दोबारा से, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। सेक्शन 4 begins with the saving clause, which means that an overriding effect over the CRPC। देखो, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। जो स्पेशल एक्ट्स होते हैं, जैसे ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, स्पेशल एक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके लिए कुछ कुछ प्रोविज़न हमारे IPC CRPC में दिए गए होते हैं, लेकिन हम उस पर एक बिंदु को, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़कर उसके ऊपर लॉ बना देते हैं। जैसे हमने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए पॉक्सो बनाया हुआ है, ठीक है, NDPS बनाया हुआ है नारकोटिक्स के लिए, ठीक है, अलग अलग चीज़ के लिए हमने बनाए हुए हैं एक्ट्स। तो ये जो होते हैं ये स्पेशल एक्ट्स होते हैं, और जब ये स्पेशल एक्ट्स काम करते हैं तो CRPC अपनी टांग बीच में नहीं अड़ाता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, पर्टिकुलर लॉ के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर बताया गया है किसी स्पेशल लॉ में, तो वहाँ पे हम CRPC का जो प्रॉपर जो प्रोसीजर हम पढ़ते हैं इसके अंदर, उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ इसके अंदर बताया गया है। इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ प्रोविजन मेंशन इन सी कोड, द पर्टिकुलर क्लॉज सेक्शन 4 हेयर वुड हैव फुल ऑपरेशन। देयरफॉर सेक्शन 4 इज एन एनेबलिंग प्रोविजन है ये। ठीक है, और द नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज हैज बीन डिस्कस इन द केस ऑफ चंद्रबाकर सीता रत्ना राव वर्सेस आशालता एस गुराम AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी प्रकार से जुडिशियल का या जुडिशरी का या किसी भी एग्ज़ाम जो लॉ से रिलेटेड है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो PLUSGBAZ2 ये कोड है आपके अपने भाई राहुल का। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ अप्लाई करेंगे तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा डिस्काउंट किसी और के कोड लगाने से मिल रहा है तो गो फॉर इट माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर आप कर देंगे तो मेरे लिए ठीक हो जाएगा, बस इतनी बात है। चलो डिस्कस करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ JJ बोर्ड।
क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ जेजे बोर्ड? मतलब कॉम्पोजिशन का मतलब ही ऐसा है कि देखो, ये जो कॉम्पोजिशन का मतलब है ये क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि ये किस किस मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये बन के मिलके बना है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसको हम यहाँ पे प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है या जेएमआईसी की बात की गई है, उसके अंदर हम चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को इंक्लूड नहीं करते, साथ ही साथ हम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ डाउट होगा कुछ बच्चों को, वो बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साथ में आ गए क्या? नहीं भाई, ऐसा है, अगर आपका शहर मेट्रो सिटी है तो वहाँ के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट प्लस 2 वर्कर्स होंगे। अगर आपका कोई नॉर्मल शहर है जहाँ पे जो मेट्रो सिटी नहीं है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्लस 2 सोशल वर्कर, इतनी ही बात है, ठीक है। अब आगे बात क्या कहता है, ये कहता है कि देखो, ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैं चाहे जेएमआईसी हैं, इनको 3 साल का एक्सपीरियंस तो मस्ट है, होना ही चाहिए, ठीक है, मस्ट चीज़ है ये। अब जो 2 सोशल वर्कर हैं, पहली बात, इनमें एक तो वुमेन होनी चाहिए। अगर एक वुमेन नहीं होगी तो हम नहीं भाई, कंपोजिशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक वुमेन तो मस्ट है, और इनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी एक्सपीरियंस किस चीज़ में? या तो वो हेल्थ में हो, हेल्थ एजुकेशन में, या वेलफेयर एक्टिविटीज़ में हो जो बच्चों के रिगार्डिंग है, ठीक है, या फिर वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो, उनके पास कोई डिग्री हो, चाइल्ड साइकोलॉजी में साइकेट्रिस्ट हो, सोशोलॉजी में हो या लॉ में हो। तो अगर ये सब है तो कॉम्पोजिशन ऑफ जेजे बोर्ड कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। लेट अस डिस्कस द क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? अब क्वालिफिकेशन किसी भी चीज़ को, मतलब कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल हैं, कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे क्वालिफाई हैं। अब देखो, ऐसा है कि जो बोर्ड है ना, उसने यहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स की जो लिस्ट होगी कि कैसे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, वो थोड़ा नेगेटिव मैनर में बताया है, डायरेक्ट नहीं बताया। कि जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बताता है कि भाई साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, मेजर होना चाहिए, लेकिन अगर उल्टा बोले कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा नेगेटिव मैनर में। वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखो, किसी भी व्यक्ति का अगर पहले पास्ट रिकॉर्ड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में रहा है या चाइल्ड राइट्स में रहा है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कभी उसको मॉरल टर्पिट्यूड के हिसाब से उसके ग्राउंड पे कभी कन्विक्शन हुई है, तो उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसकी कन्विक्शन कभी रिवर्स हो गई थी तो मिल सकता है, या फिर अब इसको पार्डन मिल गई थी तो भी वो यहाँ पे एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। अरे भाई, कहाँ चला गया हमारा पेज? अरे ये तो वापस नहीं हो रहा, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा। थर्ड पॉइंट इसके अंदर था मेरे भाई, मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा इसका क्या था, ठीक है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट था कि जो हमारा मेंबर है उसको स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी डिस्क्वालीफाई ना किया हो, निकाला ना हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या अंडरटेकिंग है, उससे भी ना निकाला गया हो, तो हम मान सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि वो व्यक्ति कभी भी चाइल्ड एब्यूज़ में ना रहा हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट ना रही हो, चाइल्ड लेबर में उसकी इन्वॉल्वमेंट ना रही हो, उसने कभी किसी बच्चे से चाइल्ड लेबर ना करवाई हो, ना वो उसका पार्ट रहा हो, ठीक है, और कभी उसने किसी प्रकार के ह्यूमन राइट्स का या इमोरल एक्ट ना किया हो और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना किया हो, तब ही उसको हम एलिजिबल मानते हैं। बात करते हैं ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग फॉर मेंबर्स ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो इसके अंदर बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो जैसे स्टेट गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट करवा देती है, ठीक है, अपॉइंटमेंट करवाने के 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको क्या करवाना होता है, इनकी एक इंडक्शन ट्रेनिंग करवानी होती है। तो इतना ही था उसके अंदर। बात करते हैं टर्मिनेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। हमने अभी बात की थी 4 क्लॉज 4 में क्वालिफिकेशंस की, अब बात कर रहे हैं हम डिस्क्वालिफिकेशंस की, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? सेक्शन 4 सब क्लॉज 7 में बताया गया है कि आप प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट को तो नहीं हटा सकते, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी के द्वारा हटा सकती है। लेकिन क्या क्या ग्राउंड होंगे? देखो, सबसे पहला ग्राउंड जो हमारे पास है, उसने कभी मिसयूज़ ऑफ पावर किया हो, ठीक है, या फिर उसने कभी, देखो 3 महीने से
लगातार वो किसी भी वैलिड रीज़न के बिना बोर्ड की प्रोसीडिंग को अटेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। एक साल में जितनी भी मीटिंग करनी थी उसका 3/4 हिस्सा उसने अटेंड ही नहीं किया साल में, तो उसको हम इंक्वायरी के, तो हम मतलब स्टेट गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है, डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अगर सेक्शन 4 सब क्लॉज 4 में आ जाता है वो किसी भी तरीके से, जो हमने अभी क्वालिफिकेशन बढ़ी थी ट्रैफिकिंग वगैरह स्टेट गवर्नमेंट वाला, ठीक है, तो अगर इसमें कहीं फॉल करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो इसका क्रक्स है ना कि भाई आप पावर एंड फंक्शन ऑफ जे बोर्ड की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन भी यही आता है कि डिफाइन द कॉम्पोजिशन एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो हमारे पास है कि बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट शैल हैव द पावर टू डील एक्सक्लूसिवली विद द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के मुताबिक ही चलेगा ना, इस एक्ट के मुताबिक कहाँ पे चलेगा, जुरिडिक्शन में। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करो, देखो ये एक एरिया है, ये एक अगर एरिया है तो इसके अंदर एक जेबी होगा, मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबी, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने सेक्शन 4 में पढ़ा है। इसके अंदर एक चीज़ है कि ये अपनी कौन सी पावर इस्तेमाल कर सकता है, जो एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस के अंदर इसको बताया गया है ये सब एक्सरसाइज कर सकता है इसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर बताने की बेसिकली कोशिश की गई है। किसके संदर्भ में ये यूज़ कर सकता है, चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ, मैं CWL बोलता हूँ उसको बेसिकली, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। तो अगर जो बच्चा कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होता है उसके संदर्भ में ही यूज़ की जा सकती है। हमारे पास CWC होती है, जो बच्चे वो होते हैं क्या कहते हैं, जिनको जो विक्टिम्स होते हैं, जिनको प्रोटेक्शन की और केयर की नीड होती है बच्चों को, उनके लिए हमारे पास CWC होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जे बोर्ड की बात की जा रही है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि किन से रिगार्डिंग चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये कहता है कि हाई कोर्ट और चिल्ड्रन कोर्ट के पास ये जे बोर्ड की पावर आ जाती है जब भी वो कभी सेक्शन 19 के मुताबिक कभी अपील रिवीजन ये सब सुनते हैं, ठीक है। और अगर कभी कोई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपनी ये जो जुरिडिक्शन है इसकी टेरिटोरियल, इससे बाहर चला जाता है और एक्ट करता है, तो वो जो ऑर्डर पास करेगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा। क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब कि शुरू से ही वो वॉइड है, ख़त्म है बिल्कुल, ठीक है, गलत है बिल्कुल। ये कहाँ बताया गया था हमें, ये बताया गया था मेरे भाई, ये था हशम अब्बास सैयद वर्सेस उस्मान अब्बास सैयद 2007 का केस था ये, ठीक है। तो लैंडमार्क भी कह सकते हो आप इसको, बहुत इम्पोर्टेंट केस है, ओके। सो नेक्स्ट इज पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड। द बोर्ड इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू हीनियस ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। ये जो बोर्ड है इसको एम्पावर किया गया है टू इंक्वायर इनटू हीनियस ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। Such preliminary assessment has to be disposed within the period of 3 months from the date of the first production of the child before the board, ठीक है। बोर्ड के पास, बोर्ड को इस चीज़ से भी हम एम्पावर करते हैं हम, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, कि वो हीनियस ऑफेंसेस के अंदर भी लुक आफ्टर कर सकती है, ठीक है। जैसे ही वो लुक आफ्टर करती है तो क्या करती है, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट बनाती है जिसको कि 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज करना होता है, जिस दिन पहली बार बच्चे को बोर्ड में लेके आया था, ठीक है, उस दिन से। When alleged child in conflict with the law is produced before the board, जब उसको हम बोर्ड के सामने समक्ष रखते हैं, प्रकट करते हैं, ये कह लीजिए, तो इट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड होल्ड इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो वो एक इंक्वायरी कंडक्ट कराते हैं बेसिकली, सॉरी, और वो ये देखते हैं कि ये जो बच्चा है इसको हमने सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग डील करना है या सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग डील करना है। सेक्शन 17 में बेसिकली बताया गया है कि जो आप, अगर आपको लगता है कि बच्चे ने कोई गलती नहीं की है, आप उसको एक्विट कर सकते हो, फ्री कर सकते हो। 18 को में अगर लगता है कि हाँ किया है तो उसको आप प्रोसीडिंग्स आगे फर्दर चला सकते हैं। फंक्शंस क्या हो सकते हैं, देखो, ensuring informed participation of child and parent और the guardian throughout the process। अब क्योंकि जब हम जुवेनाइल जस्टिस को डीप में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बेल हम यूजुअली ग्रांट कर देते हैं लेकिन हीनियस क्राइम में नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोसीडिंग्स रहेंगे उसके अंदर हमको ये एक इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन चाहिएगा बच्चे का, उसके पेरेंट्स का या उसके गार्जियन का, ठीक है।
अब आता है कि ensuring protection of the child's right throughout the process of arresting the child। देखो अरेस्टिंग द चाइल्ड, यहाँ पे आप CRPC का सेक्शन 41 वाला अरेस्ट मत समझना, हैंड कफिंग वाला अरेस्ट मत समझना। यहाँ पे अरेस्टिंग का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन होम में भी रख रहे हैं, तो मतलब अरेस्ट में, अपने अरेस्ट में रख रहे हैं, अपनी एक कस्टडी में रख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होम में भी। तो अरेस्ट डजंट मीन कि हैंड कफिंग होगी या फिटर्स होंगे पैर में, ठीक है, बेड़ियाँ होंगी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बताया गया इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड फॉर द चाइल्ड थ्रू वेरियस लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या करते हैं वो, क्या काम होता है उनका? वेरियस लीगल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बेसिकली वो लीगल एड प्रोवाइड करवाते हैं जो असक्षम होते हैं अपना केस लड़ने में, किसी वकील को हायर करने में। सो बेसिकली प्रोवाइडिंग अ क्वालिफाइड इंटरप्रेटर। देखो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा तमिलनाडु का है, तमिलनाडु से वो पंजाब में आता है, पंजाब में उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया। अब यहाँ पे उसको ना ही तो कोई तमिल बोलने वाला मिल रहा, ठीक है, सब पंजाबी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, या बेसिकली इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग इंग्लिश में चल रही हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो यहाँ पे बोर्ड की ये फंक्शन है, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि देखो बच्चे के लिए ट्रांसलेटर लेके आए, गूगल ट्रांसलेटर नहीं, एक क्वालिफाइड इंटरप्रेटर लेके आए जो उसकी भाषा बोर्ड को बताए और बोर्ड की भाषा उसको बताए, ठीक है। ट्रांसलेटर तो मस्ट है। अब कुछ ऐसा है कि वेयर ट्रांसफरिंग द मैटर, देखो कमिटीज़ को ट्रांसफ़र करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बोर्ड का। बोर्ड को अगर कहीं लगता है कि ये बच्चा CWL है, चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, लेकिन इसको नीड भी है प्रोटेक्शन की, जैसे बच्चों का यूज़ किया जाता है कोई ऑफेंस करने के अंदर, लेकिन वो बच्चे इतने सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको खुद को भी बेचारा, वो खुद ही एक हिसाब से विक्टिम होते हैं। उन्होंने ऑफेंस तो कमिट किया है नो डाउट, लेकिन वो खुद भी विक्टिम होते हैं किसी चीज़ के, ठीक है। इसके बाद है ऑर्डरिंग द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट एनी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, ठीक है, सिंपल बात है। कंडक्टिंग अ रेगुलर इंस्पेक्शन इन जेल्स मेंट फॉर अडल्ट टू चेक इफ एनी चाइल्ड इज लॉस्ट इन सच जेल्स। जो जेल हमने अडल्ट्स के लिए बना रखी हैं उसको चेक करना बोर्ड का फंक्शन है, देखना कि कहीं इसके अंदर किसी बच्चे को कैद करके तो नहीं रख रखा है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपने इस टॉपिक को कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। बेसिकली कॉम्पोजिशन एंड पावर एंड फंक्शंस, कुछ और भी फंक्शंस और पावर हो सकते हैं, आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, बट फॉर 16 मार्क्स क्वेश्चन और बट 5 मार्क्स क्वेश्चन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल अमिका जिनस। और यूट्यूब ने हमारे चैनल को अभी कुछ दिनों के लिए डीमोनेटाइज किया हुआ है, सो कोई बात नहीं, आप सब प्यार बनाए रखें, आप वीडियो देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो सब हो जाएगा, पार्ट है लाइफ का, होता रहता है अप्स एंड डाउन। थैंक यू सो मच।